हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। कहा जाता है पथ तो सब बदलाते हैं किंतु कुछ उंगलियां थाम चलाते हैं। पथ तो सब बदलाते हैं पर कुछ उंगलियां थाम चलाते हैं। प्रणपन से जो निज वसुधा पर संस्कृति के पुष्प खिलाते हैं, ऐसे सज्जन है वंदनीय निज भाषा का सम्मान करें। हिंदी लिखकर, हिंदी कहकर, हिंदी मय हिंदुस्तान करें। वक्त हो चला है हमारे अतिथि परम आदरणीय हम सबके गुरुवर प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित जी को सारगर्भित उद्बोधन का, जिसके लिए मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। और सर को आमंत्रित करने से पूर्व उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगी कि प्रोफेसर दीक्षित हिंदी भाषा व साहित्य के अखंड विद्वान तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भाषा के पूर्व विभाग अध्यक्ष हैं। श्रीमान ने छायावादी गद्य में PhD एवं काव्यहारिक सौंदर्य शास्त्र में DLitt की उपाधि अर्जित की है। अब तक वह उत्कर्ष, उद्भव, अवधि, ज्ञान शिखा, शोध, कुल संदेश, साहित्य भारती, संचार श्री, चाणक्य प्रभास एवं खोज नामक पत्रिकाओं का संपादन कर चुके हैं। सर को हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान से लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ कैम्ब्रिज से इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर जैसे कई प्रतिष्ठित स्नेहोपहारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर दीक्षित के द्वारा कई पुस्तकों को मूर्त रूप दिया गया है एवं वर्तमान में सर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अध्यक्ष भी हैं। मैं दो पंक्तियों के साथ प्रोफेसर दीक्षित को आमंत्रित करना चाह रही हूँ। हम चमके नभ पर चांद से, हम चमके नभ पर चांद से, माथे हिंदी के बिंदी, जो ऐसा दर्शन दे दे हमको, हिंदी से मिले बुलंदी। यो नस नस में हिंदी दौड़ उठे, यह भारत हिंदी बोल उठे, यह भारत हिंदी बोल उठे। इन शब्दों के साथ एक बार जोरदार करतब के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित को आमंत्रित करने में मेरा सहयोग करें। इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर शुक्ल जी, प्रोफेसर करण जी, बहन जहां जी, संचालिका जी और इस सभागार में विराजमान सभी आचार्यगण, शिक्षक साथियों, कुल सचिव जी, सभी अधिकारीगण और प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग बल्कि पूरा देश राजभाषा की 70वीं जयंती मना रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इसे अमृत महोत्सव वर्ष कहा गया है। ऐसी स्थिति में राजभाषा का यह आयोजन भी महत्व रखता है। जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, गांधी जी ने एक नारा दिया था, यह है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र की स्वतंत्रता अधूरी। अगर सही अर्थों में प्रजातंत्र स्थापित करना है तो उसमें प्रयास ये करना होगा कि दिल्ली की बात सीधे गांव तक पहुंचे और गांव का संवाद सीधे दिल्ली तक, बिचौलिए की आवश्यकता न पड़े। तब सही राष्ट्रीय नीतियों का और योजनाओं का कार्यान्वयन होगा और सत्य निष्ठा के साथ उनका प्रतिफलन होगा। ये बात महात्मा जी ने यहाँ भारत में प्रवेश करते हुए ही महसूस की थी। दक्षिण अफ्रीका से जब यहाँ आए तो पहला उनका कार्यक्रम था पूरे देश का सर्वेक्षण करें, देखते भारत है क्या। और ट्रेन से 3rd क्लास में यात्रा करते हुए पूरे उत्तर भारत का जो भ्रमण उन्होंने किया, उससे ये महसूस किया कि इस देश की कोई संपर्क भाषा नहीं है। और जब तक संपर्क भाषा नहीं होगी, आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, नवजागरण कैसे आ सकता है। तो जितना श्रम उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में खर्च किया है, उतना ही श्रम उन्होंने राष्ट्रभाषा के विकास में खर्च किया। इसको नाम दिया राष्ट्रभाषा। 1918 में इंदौर के अधिवेशन में उनके द्वारा सबसे पहले इसका नामांकन हुआ। तब लोगों ने प्रश्न उठाया कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है। उन्होंने कहा ऐसी भाषा जो इस देश में, ये देश भाषा विपुल देश है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टीकल्चरल कंट्री है, इन सबको जो जोड़ सके
और सही अर्थों में जो संपर्क का काम कर सके, लिंक लैंग्वेज का काम कर सके, जिससे उसका संवाद हो सके। क्योंकि जनता की सहायता के बिना तो कोई आंदोलन चल नहीं सकता। जनता का आह्वान करने के लिए भाषा चाहिए, उसी तरह से हर मुल्क की पहचान बताने के लिए कोई भाषा चाहिए। किसी भी देश को पहचानना हो तो उसके भूगोल के साथ साथ उसके इतिहास को जानना जरूरी है, उसकी संस्कृति को जानना जरूरी है, और संस्कृत को जानने के लिए उसकी भाषा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाषा विचारों का माध्यम है, भाषा संप्रेषण है। जब तक संप्रेषण कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक संचार नहीं हो पाएगा, तब तक आप एक दूसरे के साथ विचार विमर्श नहीं कर सकते, जानकारियां शेयर नहीं कर सकते। तो इस उद्देश्य से एक भाषा का गठन किया गया। अभी भी चर्चा हो रही थी, मुझे उपहार में भारतेंदु जी का चित्र मिला। भारतेंदु जी का नारा यही था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। किसी भी तरह की तरक्की हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, ज्ञान और विज्ञान की, उसका मूल है निज भाषा। वहां भारतेंदु ने हिंदी का नाम नहीं लिया है। निज भाषा का मतलब बंगाल की तरक्की बंगाली से होगी, महाराष्ट्र की तरक्की मराठी के माध्यम से होगी, तमिलनाडु में तमिल चलेगी, केरल में मलयालम चलेगी। ऐसे इस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं, जिनको हम स्टेट लैंग्वेज कहते हैं, राजभाषाएं कहते हैं, आज उन्हीं राजभाषाओं का दिन है। 14 अगस्त 1949 को जब परिनियमावली पारित हुई तो उसमें कहा गया कि एक तो केंद्र की संपर्क भाषा होगी जो लिंक लैंग्वेज का काम करे, और वो सर्वसम्मत से हिंदी को बनाया गया था। दूसरे अलग अलग राज्यों की राजभाषाएं होंगी, उनका जो राज्य स्तर का प्रशासन है वो उस भाषा के माध्यम से चलेगा, ताकि सीधे जनता से उनका विचार विनिमय होता रहे, विचारों का विमर्श होता रहे। लेकिन और भाषाओं ने पता नहीं किस दुर्विसंधि के अंतर्गत, किस राजनीतिक विडंबना के कारण अपनी भाषाओं की तरक्की नहीं की। परिणाम हुआ कि उनकी भाषाएं केवल साहित्य तक ही सीमित रह गई। वे व्यवहारिक वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली नहीं निर्मित कर पाए, जिसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं। वे राजभाषा के रूप में अपना चरित्र नहीं विकसित कर पाए, वे शिक्षा का माध्यम नहीं बन पाए, वे संचार का माध्यम नहीं बन पाए, केवल लिटरेरी लैंग्वेज होकर। अब आप देखते, तमिल इस देश की बड़ी पुरानी भाषा है, संस्कृत के बाद प्राचीनतम भाषाओं में और साहित्य समृद्धि की दृष्टि से भी बड़ी समुन्नत भाषा है। लेकिन कुछ ऐसा अंधमोह अपनी भाषा के प्रति बना रहा, वे और कहीं से सीखने के लिए तैयार नहीं हुए, अपने रोशनदान बंद किए रहे, बाहर की हवा ना आने पाए, परिणाम स्वरूप एक राज्य तक सीमित रह गए। हिंदी की विशेषता है उसकी सर्वसमावेशीता। उत्तर भारत के 10 राज्यों की तो मातृभाषा वो है ही, इसके अतिरिक्त तो राजभाषा में जो वर्गीकरण किया गया है, का, ख और गा, का माने जो हिंदी भाषी राज्य है, यानी जहाँ की मातृभाषा हिंदी, खा माने जहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषा भी है, उसके साथ साथ हिंदी भी वो जानते हैं। जैसे गुजरात में गुजराती है पर हिंदी जानते हैं, महाराष्ट्र में मराठी है पर हिंदी जानते हैं, पंजाब में पंजाबी है पर हिंदी जानते हैं, और गा खंड में राज्य आते हैं जिनको नॉन हिंदी स्पीकिंग कहा गया था, अहिंदी भाषी। हालांकि अब ऐसा कोई राज्य नहीं, आप में से बहुत सारे लोग घूम कर देख चुके हैं, हमारा सारा काम चल जाता है, टूटी फूटी हिंदी सब बोल लेते हैं, सब समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के विभाजन शुरू में किया गया। इन सबके बीच संपर्क स्थापित करने की लिए जरूरत है कि और भाषाओं से भी जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो हम ग्रहण करें। हिंदी की एक विशेषता यह रही है, उसने विश्व भर की भाषाओं से शब्द भंडार लिया है। आप देखिए, हमारे यहाँ सिकंदर के समय से आक्रमण शुरू हुए, 6वीं शताब्दी से इतिहास चलता है, और जिन का जहाँ साम्राज्य रहा उनकी भाषाओं का राजनीतिक प्रभाव कुछ भी पड़ा हो, लेकिन उनकी भाषाओं का जो निचोड़ था, जो अर्थ था, जो तत्व था, वो हमने ग्रहण कर लिया। इसलिए हिंदी के ऊपर पश्तो का प्रभाव है, फारसी का प्रभाव है, अरबी का प्रभाव है, हिंदी के ऊपर यूनानी का प्रभाव है, और बाद में जब अंग्रेजी शासन आया तो फ्रेंच का प्रभाव है, अंग्रेजी का प्रभाव है, इटली का प्रभाव है, तमाम सारी भाषा है। अब आज ये जानकर आश्चर्य होता है, रोटी शब्द पोर्टुगीज का है, हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। गोवा में जब पोर्टुगीज सेनाएं आई और उन्होंने एक खास तरह का आविष्कार करके दिखाया, बेक करके, उनका जो बेकी की रोटी थी, उसको देख करके उत्तर भारत के गए हुए सैनिकों को लगा कि तो बड़ी काम की चीज,
जेब में रखे रहो और जब समय मिले तब खा लो। ये हम हाथ पका के खाते थे और उसके साथ रोटी की टेक्नोलॉजी ले आए। और आज आप देख रहे हैं कि रोटी केवल एक व्यंजन नहीं है, रोजी रोटी है, रोजी सामाजिक संबंध है, रोजी प्रतिष्ठा है, उसके बहुत सारे अर्थ हो गए। अब जानकर आश्चर्य होता है कि रिक्शा शब्द जापानी से आया है, टमाटर शब्द मैक्सिकन से आया है। ऐसे एक पुस्तक मेरी है विश्व हिंदी, जिसमें इन सबकी तालिकाएं शब्दों में पूरा संग्रह करके बताया है कि रूसी से 75 शब्द लिए हैं, इटैलिक से 40 शब्द लिए हैं। ऐसे विश्व भर की भाषाओं से होकर एक भंडार बनाया गया। इसका ज्वलंत उदाहरण है अंग्रेजी। अंग्रेजी की अपनी नेटिव शब्दावली केवल 50,000 थी, जनसंख्या ही बहुत कम थी, हमारे एक प्रदेश के बराबर उनका पूरा देश है। लेकिन उन्होंने भाषिक उदारता का परिचय देते हुए विश्व भर की भाषाओं से ये शब्द संग्रह किए। केवल 40,000 शब्द उन्होंने फ्रेंच से लिए हैं। अब आज सबसे बड़ा शब्द भंडार है और साथ ही साथ शब्द निर्माण करने की अद्भुत क्षमता भी है। रोज रोज बनाते चले जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप वो ज्ञान विज्ञान की भाषा हो गई, लाइब्रेरी लैंग्वेज हो गई। कोई सोच नहीं सकता कि अंग्रेजी पढ़े बिना हमारा कैसे काम चले। हिंदी प्रेम के बावजूद हम सबको भी महसूस करना पड़ता है कि हमें दुभाषी नीति अपनानी पड़ेगी। बाइलिंगुअल पॉलिसी बिना काम नहीं चलेगा। हिंदी पढ़ें, क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ें, हाँ उससे हमारी शुद्ध स्पर्धा जरूर है, स्पर्धा लेकिन शुद्ध स्पर्धा, उसे सीखने की आवश्यकता है। कितनी लगन के साथ एक एक क्षेत्र में उन्होंने अपना विस्तार किया। इनसाइक्लो ब्रिटानिका बना देना कोई साधारण काम था। आज के लगभग 100 साल पहले हमारी कई पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो जाए केवल इतनी बड़ी इनसाइक्लोपीडिया में। क्राउन के प्रति उनकी निष्ठा थी, उसका तो परिणाम है इतना बड़ा ज्ञान कोश, जिसको विश्व ज्ञान कोश है। उस लगन की जरूरत है। भारतेंद्र जी ने जो बात कही थी उसको दिमाग में रखने की आवश्यकता है कि अपनी अपनी भाषा की तरक्की जब होगी तो उससे भाषिक संघर्ष भी नहीं होगा। यहाँ जो भाषाई राजनीति शुरू हो गई, जब से भाषावार राज्यों का विभाजन किया गया, तब से भाषा एक तरह का अध्यात्म हो गई, एक तरह का संप्रदाय बन गई, एक प्रकार की आइडियोलॉजी बन गई। बहुत सारी भाषाएं, अब आप देखिए उर्दू भाषा ही हमारे प्रदेश की, पूरे उत्तर भारत की कितनी लोकप्रिय भाषा। मेरी पढ़ाई उर्दू माध्यम से शुरू हुई। अलिफ बे अव्वल 200 मैंने हिंदी अंग्रेजी उर्दू से किया है। बाद में हम लोगों को हिंदी पढ़ा, आजादी के बाद हिंदी को माध्यम बनाया गया प्रारंभिक शिक्षा में, गांव-गांव में। अब आज मुस्लिम परिवारों में भी पूछ रहे हैं कि बच्चे फारसी पढ़ पाते हैं, अरबी फारसी जितना ज्ञान उर्दू नहीं, सब कॉन्वेंट में पढ़ते चले जा रहे हैं। किस तरह से भाषाओं में विलयन होता है, और उसका मुख्य कारण यह है कि अगर भाषा को आप भौतिक उपयोगिता से अलग कर देंगे, कोई भाषा केवल लिटरेचर बनकर के नहीं रह सकती, उसका एक रूप है भाषा। भाषा के बहुत सारी भूमिकाएं हमें निभानी पड़ती हैं। वो साहित्य की भाषा होती है, वो संचार की भाषा होती है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, जिसमें रेडियो चलता है, जिसमें टीवी चलता है, अब आज सोशल मीडिया उसी में चल रहा है, जिसमें अखबार छापे जाते हैं। वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एक अलग तरह का कैरेक्टर है भाषा का। आज हिंदी के लिए सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि उसका एक अखबार 20 में 20 करोड़ लोगों द्वारा रोज पढ़ा जा रहा है। संसार का कोई अखबार पाठक संख्या की दृष्टि से उसके बराबर नहीं आ सकता। आज हिंदी के लिए गर्व की बात यह है, आपको याद होगा कि अभी 1-2 साल पहले जब विदेशी चैनल रंगीन टीवी पर आए थे, सब अंग्रेजी माध्यम थे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे डिस्कवरी हो, तमाम ये चैनल्स अंग्रेजी ही ठोक रहे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद उनको महसूस हुआ कि अगर विज्ञापन लेना है, लाभप्रदता प्राप्त करनी है, तो हमको हिंदी के माध्यम देना होगा। और आज इस समय 85% कार्यक्रम हिंदी के होते हैं, 15% अंग्रेजी के और दूसरी भाषा के होते हैं। उपयुक्ता क्या था? मैंने कहा भाषा के बहुत सारे रूप हैं। संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा विश्व में कोई दूसरी नहीं बनी। संस्कृत और इसी के साथ साथ जन्दावस्था को ले लीजिए, इन दोनों का जो मिला जुला रूप था, वैदिक संस्कृत और जन्दावस्था, उसके बाद लौकिक संस्कृत, इतनी समुन्नत भाषा व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से। लेकिन उस भाषा को एक वर्ग तक सीमित रखा गया, केवल विद्वान ही इसको पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेगा तो भाषा को विकृत कर देगा, बिगाड़ देगा, उसका उच्चारण दूषित हो जाएगा। इस तरह के जो प्रतिबंध लगाए गए,
आप देखिए संस्कृत ड्रामा में साफ साफ निर्देश दिया गया है कि जो स्त्री पात्र बोलेगी वो संस्कृत नहीं बोल सकती, वो प्राकृत भाषा उस समय की जो बोलियां थी। शूद्र पात्र जो बोलेंगे वो संस्कृत नहीं बोल सकते, वे उच्चारण गलत कर देंगे और उच्चारण गलत हो जाएगा तो भाषा भ्रष्ट हो जाएगी। वे शुद्धता पर जोर देते हैं, हम शुद्धता नहीं लोकप्रियता पर जोर देते हैं। आप जैसी मर्जी हो बोले, दक्षिण भारत का कहता है कि ट्रेन छूट गया है, कहते हैं बिल्कुल छूट गया है, जो चाहे जेनरल लगा मैं, जो चाहे बचन लगा मैं। इतनी छूट दी गई है राजभाषा के क्षेत्र में कि कोई कहता है कि आज लोकल ट्रेन लेट है, लोकल भी अंग्रेजी है, ट्रेन भी अंग्रेजी है, लेट भी अंग्रेजी है, आय लगा हुआ है, ये हिंदी भाषा। इस प्रकार की उदारता जब बढ़ती जाएगी तो वो भाषा स्वीकार्य होगी, अन्यथा भाषा का आतंक पैदा हो जाएगा। संस्कृत ने वो आतंक पैदा किया, वर्गबोध पैदा किया। हम उसकी साहित्य संपदा, सांस्कृतिक संपदा को नमन करते हैं, लेकिन जनभाषा, आज जनभाषा की आवश्यकता ज्यादा है जिसमें हर व्यक्ति अपनी बात कर सके, और इसके लिए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा की जो परिकल्पना दी थी, उस राष्ट्रभाषा के तात्पर्य है कि हर भाषाओं से चुने हुए शब्द इसमें डालो, ये एक समेकित भाषा होगी। वैसे भी हिंदी आप देखें, हिंदी तमाम विद्वानों ने, भाषाविदों ने बात कही है, कोई एक भाषा नहीं है। हिंदी से ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। हिंदी जब कहते हैं तो उसमें अवधी है, ब्रज है, राजस्थानी है, बुंदेली है, भोजपुरी है, उसमें मागधी है। आज तक तो मैथिली भी उसी का थी, अब जाकर उसको 8वीं धारा में अलग स्थान दे दिया गया है। जिसको आप हिंदी कह रहे हैं, ये खड़ी बोली तो 150 वर्ष पुरानी है, ये तो भारतीय से शुरू हुई है। हिंदी 1500 वर्ष पुरानी, 6वीं शताब्दी से पहले पूर्व अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई, फिर दंगल बनी, फिर पिंगल बनी, दक्षिण में उसको दक्षिणी हिंदी कहा गया, पूर्व में उसको ब्रज बोली कहा गया, यहाँ उसको खड़ी बोली कहा गया। तब जाकर के अमीर खुसरो ने उसको हिंदवी नाम दिया और हिंदवी से वो हिंदी बन गई। उस हिंदी के भीतर इन सबका समावेश है। अगर केवल खड़ी बोली ही हिंदी होगी तो इसका मतलब सूरत तुलसी हिंदी की नहीं, जायसी और कबीर हिंदी की नहीं है, ये बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। तो ये सारी भाषा हमारी 17-18 महत्वपूर्ण बोलियां हैं, कहने को बोलियां हैं लेकिन भाषा से ज्यादा समृद्ध है। ये तो विडंबना की बात रही कि खड़ी बोली जिसमें बोली शब्द लगा था वो भाषा बन गई, और ब्रज भाषा और अवधी भाषा और भोजपुरी भाषा जिसमें भाषा शब्द लगा था वो बोली बन गई। कारण उसका यही है कि इनमें से जो जनसंपर्क की भूमिका अदा करती है वो जीवित है, और जो केवल साहित्य तक सीमित रहती है वो फिर एक दिन अकाल कवलित हो जाती है। आज आवश्यकता ये है कि भाषा को हम जन प्रवाह के साथ जोड़ें, उसको हम नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, उसको कंप्यूटिंग लैंग्वेज बनाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तो अल्प प्रयास से, प्रयत्न लाघव से संवाद हो जाए, उसके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हो जाए, वो ज्ञान विज्ञान की भाषा बन जाए, वो पूरे राष्ट्र को एकता की कड़ी में बांधने वाली भाषा बन जाए। मूल रूप से भाषा के 4 उद्देश्य होते हैं। क्रिएटिविटी तो उसमें होती ही है, सर्जनात्मकता, कविता, कहानी, निबंध, नाटक, ये सारी विधाएं लिखी जाती हैं। उसके साथ साथ ज्ञान का साहित्य चलता है। भाषा ही है जो अक्षर ज्ञान से लेकर और आपके विश्वविद्यालय में उच्च स्तर तक, शोध के स्तर तक अपनी अभिव्यक्ति करती है, ज्ञान विज्ञान की सामग्री जुटाती है। तीसरी उसकी भूमिका हिंदी के माध्यम से विशेष रूप से, चूंकि पूरे देश की संपर्क भाषा है और हमारा देश सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा वैविध्यपूर्ण है। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि नेशन कैसे हो पाएगा जहाँ इतना कल्चरल डाइवर्शन हो, इतने वेद विवाद हो, जहाँ अलग अलग कई सारे राज्य रहे हों, तो उन राज्यों को एक में जोड़ा गया और उनके भीतर एक राष्ट्रीय तत्व, एक योजक तत्व भरा गया। उसमें भाषा की ही भूमिका है। धर्म के आधार पर एक हो नहीं सकता, धर्म राजनीति की रोटियां सेकने लगा है। राजनीतिक पार्टियां तो विघटन में ही लगी हुई हैं, वे एकीकरण के बजाय और ज्यादा विभाजन करती जा रही। एकमात्र सूत्र है जो पूरे देश को भावैक्य के साथ, राष्ट्रीय भावात्मक एकता के साथ जोड़ सकता है, वो है भाषा का तत्व। इसलिए इसमें सभी भाषाओं में समाहार करना चाहिए। बहुत तो ऐतिहासिक महत्व का दिन था जिस दिन निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय भाषा का विश्वविद्यालय। ये परिकल्पना इसके पहले लोगों के दिमाग में नहीं आई।
अलग अलग हिंदी विश्वविद्यालय, उर्दू विश्वविद्यालय, तमिल विश्वविद्यालय, तेलुगु विश्वविद्यालय इस देश में बने हैं, लेकिन पूरी भारतीय भाषाओं का विश्वविद्यालय, बल्कि विश्व भाषाओं का विश्वविद्यालय कोई। आज हमें उसी भाषिक बहुलता की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति एकल भाषा ज्ञान लेके उसके सहारे नहीं चल सकता। ज्ञान विज्ञान के रिसर्च के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें जर्मन की आवश्यकता होगी, हमें फ्रेंच पढ़ने की आवश्यकता होगी, इटैलिक जाननी होगी, ग्रीक जाननी होगी, जापानी जाननी होगी, चाइनीज जाननी होगी। भारत में अगर सबके साथ सौहार्द स्थापित करके चलना है तो हमें तमिल को, बंगला को, मराठी को, गुजराती को, पंजाबी को, तेलुगु को, कन्नड़ को, इन सारी भाषाओं को, इनके भीतर विपुल साहित्य भरा हुआ है। उस राजनीति से बचने की आवश्यकता है जिसने हिंदी उर्दू दोनों बहनों को जुदा कर दिया। दोनों भाषाओं में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, केवल लिपि का भेद है। और लिपि तो मित्रों, हिंदी को आप चाहे रोमन में लिख दीजिए, आजकल स्मार्ट मोबाइल फोन में सब लिख ही रहे हैं। इसके अलावा भी हिंदी क्षेत्र में पहले कैथी लिपि चला करती थी, आज भी बढ़िया लोग अपना हिसाब किताब बोड़िया में करते हैं। तो स्क्रिप्ट तो बहुत सारी होती है, एक स्क्रिप्ट के भीतर बहुत सारी भाषाएं होती हैं। अकेले रोमन में यूरोप की 22 भाषाएं लिखी जा रही। देवनागरी भी आपके देश में 8 भाषाएं लिखती है। नेपाली भी देवनागरी में है, संस्कृत भी देवनागरी में है, मराठी भी देवनागरी में है, डोगरी भी देवनागरी में है, बोडो भी देवनागरी में है। लिपि अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। देवनागरी जैसी वैज्ञानिक लिपि संसार में दूसरी नहीं बनी है, जिसका दावा है कि मनुष्य के मुंह से जितनी ध्वनियां निकलती हैं सबके लिए उनके पास चिन्ह है। रोमन में चिन्ह नहीं है, उनके पास ता, था, दा, धा सब गायब है। चतुर्या नहीं लिख सकते। उनको क्षमता लिखना होता है तो लिखते हैं कसमसाता। बताइए कहाँ क्षमता वाला व्यक्ति है, कहाँ कसमसाता हुआ व्यक्ति है। अर्थ का अनर्थ करते हैं। लेकिन चूंकि उसके साथ एक बहुत बड़ी भाषा लगी हुई है, वो क्या विज्ञान से संपन्न है, नवीनतम प्रबंध शास्त्र, सारे विषय, सारा भंडार उसके भीतर भरा हुआ है, इसलिए अपरिहार्य बन गई। दूसरे विजेता देशों की भाषा नहीं। और ये मानव स्वभाव है कि जिसके अंतर्गत हम रहते हैं, जिसके महताती में जीते हैं, वैसे पर्दे में गर्भ का अनुभव करते हैं। अंग्रेजी के पीछे जो अंग्रेजियत लगी हुई है वो ज्यादा खतरनाक है। उसके परिणाम स्वरूप हमारे घरों में हिंदी का चरित्र बिगड़ता जा रहा है। जब माताएं कहती हैं कि बेटे एक बाइट और ले लो फिर फिनिश करो, यह हम स्लोली बात कर रहे हैं। ये जो मिली जुली संकर भाषा है, न हिंदी है न अंग्रेजी है, इसके परिणाम स्वरूप बंगला बंगलिश हो गई है, तमिल तमिलिश हो गई है और हिंदी इंग्लिश हो गई। इस मनोवृत्ति से बचने की आवश्यकता है। जहां आपके पास शब्द नहीं है निसंकोच लीजिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर शब्द है, उसको कह सकते हैं कि थोड़ा और खा लो, हाथ धो लो। वॉश करना जरूरी नहीं है, हाथ धोने का प्रयोग कर सकते हैं, पर एक मानसिकता है और वो हीनता ग्रंथ प्रेरित है। चूंकि 200 वर्षों तक भाषा का उस राज्य का आधिपत्य रहा है, इसलिए वैसा ही बनना हमारी मनोवैज्ञानिक मजबूरी हो गई है। ये भाषा के विकास में बाधक हो गया। कहीं हिंदी बोलते हुए हीनता बोध, तौहीन महसूस करते हैं, घबराते से 2-4 अंग्रेजी को वाक्य बोल देते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं। वहां के कुली कबाड़ी भी अंग्रेजी बोल लेते हैं। ये तो जहाँ की जन भाषा है, प्रचलन की भाषा है, उस रूप में देखने की, किसी भाषा की अवमानना करने की जरूरत नहीं है। सब में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको ग्रहण करके अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा समृद्ध करने की आवश्यकता है। यही आज के दिन मैं अपील करता हूँ। मेरा ख्याल है कि भाषा विश्वविद्यालय अपने इस भाषिक चरित्र को आप सबके सहयोग से उजागर करेगा और सही मायने में एक आदर्श रखेगा कि भाषा का विकास कैसे हो सकता है। मुझे क्षमा करेंगे, एक जगह और जाना है, समयबद्ध हूँ, इसलिए बहुत विस्तार से आज आपके साथ बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज्ञा हुई थी तो आना मेरा फर्ज था। मैं हाजिर हुआ और